नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने मिनरल वाटर की बोतल को लेकर बड़ा बयान दिया है। मिनरल बोतल को लेकर अब बयान देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनरल जो बोतल है इसका पानी भी कैंसर की बीमारी को जन्म देता है। ये बात मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास के दर्शन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही। और चलिए आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ उनका कहना था। तो वो उस समय तो बढ़िया बढ़िया मलाई, लेकिन शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती हैं, कैंसर शुरू कर देता है। दूध ही नहीं देखना तो दूध कौन सा है, कैसा है। और मैं कहता हूं कि ये मिनरल वाटर की जो बोतलें हमारे सामने रखते हैं वो भी कैंसर की जड़ है। बाहर के देशों की तो मजबूरी है, उनको खारा पानी मिलता है, समुद्री पानी मिलता है, शुद्ध आब हवा इस प्रकार का नहीं मिलती है, इसलिए उनका बच्चा पैदा होने से उनके सामने बिस्लेरी बोतल रखी जाती है। हमारे यहां तो ऑलरेडी धाराओं का पानी है, स्रोतों का पानी है, जड़ी बूटियों का पानी है। हम तो जबरदस्ती बड़े बाप के बेटे कैसे कहलाएंगे, इसलिए बिस्लेरी सामने रखते हैं, लेकिन बीमारी है, इसलिए आज की बोतल अब शुरू जो किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय देहरादून के परिसर में 100 बिस्तर के चिकित्सालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा हेतु यह अस्पताल तेजी से कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह दून अस्पताल के साथ दून मेडिकल कॉलेज के बनने से सुविधाएं और बेहतर हुई हैं, तो इसी तरह इस चिकित्सालय के विस्तार से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल में जो भी कमियां सामने आएंगी उनको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता यहां पर रहेगी। तो मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना की घोषणा की गई है। इस योजना को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लड़की होने पर महिलाओं को उपहार के रूप में महालक्ष्मी किट देने की घोषणा की है। इस किट में ड्राई फ्रूट के अलावा कंबल, तेल, साबुन और जच्चा बच्चा की जरूरत संबंधी का सभी सामान शामिल होगा, जिसकी कीमत लगभग 3500 रुपए होगी। उन्होंने कहा कि ये उपहार सरकार की ओर से 2 लड़कियों के पैदा होने तक दी जाएगी। अतः मेरा दायित्व महिला होने के नाते है, हम एक चाहते हैं कि उस महिला को उसका जरूरी सामान जो उस समय आवश्यक होता है गर्भधात्री के लिए भी और नवजात शिशु के लिए भी, वो हम उनको उपलब्ध करा सके। तो हमने ऐसी महिलाएं जो कि प्रथम प्रसव के 2 बालिकाएं जो उनकी होंगी, उनको जो है हम ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ देंगे, जिसमें किट के रूप में उसकी जरूरी आवश्यक सामग्री, चाहे वो उसका तेल हो, साबुन हो, टॉवल हो, सैनिटरी पैड हो, बच्चे का डायपर हो, लंगोटी हो, तेल, साबुन, कॉम्ब, नेल कटर हो, उसकी बेडशीट हो, ये सारी चीजों का जो है, उसके ड्राई फ्रूट्स हैं और उसके टीकाकरण की पूरी जानकारी है, इस और एक शुभकामना संदेश है। तो ये सब चीजों का समावेश करते हुए किट बनाया गया है, जो कि आने वाले समय में, जिसका कैबिनेट से कल जो है वो पारित हुआ है, सबने सर्वसहमति से उसमें सहमति जताई है। तो जैसे ही उसका जियो जारी होगा तो हमारी गर्भधात्री महिलाओं का पूरे प्रदेश भर में और साथ साथ में जो नवजात बालिका होगी उसको जो है ये महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत और राज्य मंत्री रेखा आर्य यहां पर बद्री घी पहाड़ी और ऑर्गेनिक घी का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन जो कि राज्य सेमिकत सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से दुग्ध समितियों के साथ मिलकर किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि घी का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है। पूजा, हवन, गर्भवती महिला को इसकी आवश्यकता सबसे अधिक रहती है, तो लोगों को अब ये घी ऑनलाइन भी उपलब्ध किया जाएगा। डेयरी सेक्टर में इस प्रकार से हम दूध के और बेहतर प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं, उसी दिशा में हम लोग उत्तराखंड देश का पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां घी के विभिन्न प्रकार के वेरिएशन पूरी मानकों के साथ में, मान्यता के साथ में, संबंधित संस्थाओं के प्रमाणीकरण के साथ में जो है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पहाड़ी घी है, हमारे इंडिजीनियस गाय है, बद्री गाय, उसका घी है, और साथ साथ में एक घी है
वो है ऑर्गेनिक घी है। तो 3 घी का जो है 3 घी के वेरिएशन का आज जो है वो लॉन्चिंग हुई है। ये आप हमारे सामने जो घी देख रहे हैं, ये घी जो है ऑनलाइन भी मिल सकता है। और ये घी जो बद्री गाय का घी है, ये हम 2500 रुपये प्रति केजी या प्रति लीटर हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोग जो हमारी दूसरा घी है, जैविक घी है, उसे 1500 रुपये प्रति लीटर दे रहे हैं। इसके साथ में हमारा जो पहाड़ी घी है वो 1000 रुपये प्रति लीटर दे रहे हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शनिवार को सचिवालय में कोविड-19 की समीक्षा की और मुख्य सचिव ने कहा कि देश भर में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रदेश में प्रोजेक्टिव होकर कार्य करना यहां पर बहुत जरूरी होगा। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए कि कोविड-19 के दृष्टिगत सभी जिलाधिकारी अपनी तैयारियां चाक चौबंद रखें। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों के द्वारा टेस्टिंग बढ़ाई जाए और साथ ही कंटेनमेंट जोन की 100% टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। होटल, रेस्टोरेंट और उसके साथ ही भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड जो कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्ण मुकम्मल तरीके से आम जनता जो है इसका योगदान देती हुई, सहयोग करती हुई नजर आए। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कोरोना के प्रति जागरूकता है। अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाकर इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री जी के 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक टीका उत्सव के रूप में यहां पर मनाने की बात भी कही गई। तो प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने देहरादून शहर के नगर निगम क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। एसएसपी देहरादून योगेंद्र यादव ने शहर के तमाम पुलिस अधिकारी व थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। एसएसपी की माने तो अति आवश्यक चीजों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। हालांकि रात के समय आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी रहेगी और नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आईपीसी की धारा 144 और 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल अत्यावश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल के जो मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप, इनको छोड़ के अन्य सभी जो गतिविधियां हैं वो बंद रहेंगी, जो कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं, जो औद्योगिक और जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं, ये रात में भी अपना काम करती रहेंगी। जहां उत्पादन होता है वहां पर ये रात में अपना काम कर सकती हैं। और इनसे जो जुड़े हुए लोग होंगे वो अगर रात्रि की शिफ्ट में जा रहे हैं काम करने के लिए या काम करने के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं, तो इनको भी आने जाने की छूट होगी, बशर्ते ये अपना जो भी उस फैक्ट्री का या उस इंडस्ट्री का कोई आई कार्ड है वो अपना दिखा सकें, तो ये दिखा के वो भी अपने स्थानों पर आ जा सकें। इसके अलावा जो इसेंशियल और पेरिशेबल आइटम होते हैं जैसे दूध है, फल है, सब्जियां हैं, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, इनके आने जाने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार में महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के विभिन्न भागों से साधु संतों के साथ साथ आम श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। कोरोना महामारी के साए में हो रहे महाकुंभ में सरकार की ओर से किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, इस पर एक ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दिखा रही हैं, देखिए। और विश्वास के महाकुंभ पर्व का आयोजन इस समय उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार में हो रहा है और तमाम पूरे समूचे देश से इस समय श्रद्धालुओं का सैलाब धर्म नगरी हरिद्वार में उमड़ा हुआ है। और महामारी के साए के बीच जब इस बार के कुंभ का आयोजन हो रहा है तो स्थिति बेहद ही चिंताजनक और गंभीर बन जाती है। इन्हीं सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए, श्रद्धालुओं से रूबरू होने के लिए और किस तरीके का डर श्रद्धालुओं के मन में है कोरोना को लेकर, सरकार के जो दावे हैं वो कितने धरातल पर सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या तैयारियां सरकार के द्वारा की जा रही है, इन सभी का जायजा लेने के लिए आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हरिद्वार की धर्म नगरी हर की पैड़ी पर, जहां पर ब्रह्म कुंड जो सामने दिखाई दे रहा है, वहां पर मान्यता है कि अमृत जब लेके जाया जा रहा तो अमृत की
बूंदें वहां पर छलकी थी, जिसके बाद सतयुग से लेकर कलयुग तक के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका मानना है, उनकी आस्था है कि ब्रह्मकुंड में स्नान करने से अमृत रूपी जो फल है वो श्रद्धालुओं को मिलता है। और जिस तरीके से महामारी के बीच भी लोगों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन विश्वास और आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो जिस तरीके से महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट है और तमाम जितने भी उत्तराखंड पुलिस है, होम गार्ड है और जितनी भी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जितने जवान यहाँ पर लगाए गए हैं, उसका जायजा लेने के लिए हम पूछेंगे, जिस तरीके से पुलिस के जो जवान हैं उनसे पूछेंगे किस तरीके की व्यवस्थाओं का आयोजन उनकी तरफ से किया गया है। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि लगभग कितने घंटे की ड्यूटी आप लोगों को यहाँ पर करनी पड़ रही है और किस तरीके की तैयारियों को जो मैनेज आपकी तरफ से किया जा रहा है वो किस तरीके से? देखो, ऐसा है, यहाँ पे जो महाकुंभ चल रहा है 2021 का जो कुंभ चल रहा है हमारे यहाँ पे, सारी व्यवस्था जो है यहाँ पे बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। सारे फोर्स यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और सभी जगहों से उत्तराखंड का पूरा फोर्स यहाँ पे सभी जगहों से बुलाया गया है। लगभग कितनी टीमें? यहाँ पे सारी टीमें, जितनी भी हमारी पुलिस विभाग की टीमें होती हैं, यहाँ पे हमारी सिविल पुलिस हो गई, ऐसे बाहर से भी फोर्स हमारा आया हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी हमने PSC यहाँ पे लाए गए हैं। हमारे यहाँ पे IG जो गुंजाल सर हैं, हमारे यहाँ पे SSP सर हैं, यहाँ पे सभी जितने भी अधिकारी हैं, DG महोदय ने अभी हाल ही में जो है वहाँ पे ब्रीफिंग की थी, सभी उसमें सारे अधिकारियों ने ब्रीफिंग की थी। तो सारे फोर्स यहाँ पे हैं, सभी की व्यवस्था जिस हिसाब से जो है कुंभ की व्यवस्था की जाती है उस हिसाब से जो है सभी जगह व्यवस्था अच्छी की है और सारे लोग हम लोग मिलकर यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, एकजुट से कर रहे हैं, टीम भावना से काम कर रहे हैं और सारी ड्यूटियाँ बढ़िया करके कर रहे हैं। मतलब ड्यूटी जो है, ये देखो कुंभ है, कुंभ में तो ड्यूटी होती है और व्यवस्था तो थोड़ी सी होता ही है। सारी चेकिंग को लेकर जिस तरीके से हम कहें कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं और जिस तरीके से कोई भी किसी भी तरीके की हरकत ना हो पाए, उसके लिए जो टेस्टिंग है, चाहे वो संवेदनशील चीज़ों की हो या उसको लेकर क्या कुछ सुविधाएं और आपकी तरफ से इंतजाम किए गए? देखिए, यहाँ पे जो है, जो बाहर से जो फोर्स, जहाँ से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, चिड़ियापुर से आ रहे हैं या उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, सभी का जो है कोरोना टेस्ट की पॉजिटिव जो रिपोर्टिंग जो होती है वो रिपोर्ट भी उनको दिखाने के लिए भी बोला गया है। सभी को टेस्ट हो रहा है। BDS की टीम यहाँ पे लगी हुई है, डॉग स्क्वाड यहाँ पे लगा हुआ है, संवेदनशील वस्तु जितनी भी है सभी की जाँच हो रही है। ITB, पैरामिलिट्री, अर्धसैनिक बल, सभी चीज़ यहाँ पे सारे लोग हम इकट्ठे होकर पूरे जो है हर जगह पे पूरी तलाशी करते हैं, चेक करते हैं। यही जो है हर की पौड़ी का क्षेत्र है, पूरे चारों तरफ जो है हर पॉइंट पे जो है ड्यूटी लगी हुई है। सभी लोगों जो जितना भी प्रयास हम कर रहे हैं पूरे भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कई साधु संतों से हमने बात की, उनका कहना है कि पुलिस जो जवान है वो बहुत ही अभद्रता से उनके साथ पेश आ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर उनके साथ मारपीट की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो अभी देखने में नहीं आया है। फिलहाल तो मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कहीं पे हुआ है। अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो वो गलत है, लेकिन जो हमारे जवान हमारे काम कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पे अगर तनाव की स्थिति ऐसी हो रही है तो वहाँ पे हम समझा बुझा के उनको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं उनको। व्यवस्थाओं को लेकर जो चालन करते हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे किस तरीके की व्यवस्था इस समय परिसर में रखी गई है? क्या लगता है आपको कि जितने लोग इस समय आए हैं, क्या इतने ही लोगों की उम्मीद थी या ये आंकड़ा लगाया गया था आपकी ओर से कि इतने लोग आएंगे या कमी हुई है संख्या में? जी, हर वर्ष कुंभ देखा जाए तो इस बार जो है लोगों में एक भय का माहौल है कोरोना को लेकर, सरकार की गाइडलाइन को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सभी दर्शकों से, आपके दर्शकों से और सभी भक्तों से आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप हरिद्वार पधारें और हरिद्वार में कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार में महाकुंभ का पर्व चल रहा है। आप सब हरिद्वार पधारें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ अपनी आस्था को प्रकट करें। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन सरकार का गाइडलाइन और कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उसमें लोगों में बहुत भारी कमी आई है। उसके कारण जो है लोग अपनी रोजी रोटी से भी दुखी हो रहे हैं। कुंभ को लेकर तमाम तैयारियों का जायजा हमने आपके को दिखाया और जिस तरीके से साधु संतों से लेकर आम जनमानस के मन में क्या श्रद्धा है, क्या उनके श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो हमने आपको दिखाया। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि कोरोना से उनके आस्था और विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तैयारियां हैं, सरकार के जो दावे हैं, उनकी भी हमने जमीनी हकीकत जानी और ग्राउंड जीरो पर आकर हमने हर एक चीज को बहुत ही जब बारीकी से देखा तो
ये लगा कि जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन इस समय उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में हो रहा है, जाहिर तौर पर वो कोरोना का असर उस पर देखते ही बनता है और जाहिर तौर पर महामारी का असर ये इस पर्व में भी देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या में कमी है, आस्था और विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है और इस तरीके से जो पूरी व्यवस्था है इस कुंभ को लेकर तमाम जो जानकारी है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे जुड़ी जितनी भी तथ्य थे वो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। तो वर्तमान मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत की पत्नी रश्मि त्यागी रावत 31 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और कोरोना SOPs के मुताबिक उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रहना था। लेकिन रश्मि त्यागी रावत 9 अप्रैल को अपने पति CM त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं, तीर्थ सिंह रावत के जन्मदिन पर जश्न मनाती और केक काटती हुई नजर आई। तो इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा सिंह दसोनी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री की पत्नी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां एक और पूरे प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर मुख्यमंत्री की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई लगातार कार्यक्रमों में कोरोना बम बनकर घूम रही हैं। आम आदमी के लिए दूसरे मापदंड हैं इस सरकार के और वीआईपीओ के लिए दूसरे। मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी 31 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं। यदि कोई आम आदमी कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके ऊपर 14 दिन या 17 दिन तक अपने को आइसोलेशन में रखने का या क्वारंटीन होने का सरकार का डंडा है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी 31 को कोरोना पॉजिटिव होती है और विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर वो मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अंदर केक काटते हुए, कार्यकर्ताओं को केक खिलाते हुए इस तरह से सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ रही हैं। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या कोरोना वीआईपी कल्चर देखकर आता है? क्या मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी को एक उदाहरण पेश आम जनता के लिए नहीं करना चाहिए था? खुद को क्वारंटीन या आइसोलेशन में जाकर आप इस तरह से एक हफ्ते के अंदर बाहर आ गई और जनता से आप अपेक्षा करती हैं कि वो आपके बनाए हुए नियम और कानूनों का सख्ती से पालन करेगा। ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए काशीपुर नगर क्षेत्र में जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और इस अभियानों में पुलिस बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच के साथ साथ बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करती हुई नजर आई। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी वहाँ चेकिंग बॉर्डर पे की जा रही है और मास्क और इसकी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको जिन पे बाद मास्क नहीं है उनके मास्क के चालान किए जा रहे हैं और उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही हिदायत दी जा रही है लोकल लोगों को भी, बाजार में भी, कि अगर ये इस अपराध की पुनरावृत्ति होती है, कोई फिर भी बिना मास्क के चलता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश सहित उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा का जो अवधि है यानी जो समय सीमा है उसे यहां पर सीमित रखने की बात कही है। पर्यटन मंत्री के इस बयान के बाद उत्तरकाशी के होटल व्यवसायियों ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की और विरोध में उत्तरकाशी हनुमान चौक में होटल वासियों एवं टैक्सी चालकों ने सामूहिक रूप से सांकेतिक धरना दिया और पर्यटन मंत्री के बयान का विरोध किया गया। होटल व्यवसायियों का कहना है कि पिछले साल से कोरोना वायरस के कारण चारधाम यात्रा पूरी तरीके से ठप है, जिसके चलते उनका व्यवसाय चौपट हो गया है। यात्री जाएंगे, ये मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि देखिए आपके इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, उसमें इतने सारे लोग आते हैं और हमारी यात्रा जिस पे डिपेंड है, पूरा उत्तराखंड डिपेंड है और कई होटलियर ऐसे जिन्होंने नए नए होटल बनाए हैं उनका लोनिंग है। आप ना लोन माफ कर रहे हैं, ना बिजली बिल माफ कर रहे हैं, ना पानी बिल माफ कर रहे हैं और केवल आप आश्वासन देते हैं। ये बहुत गंदी बात है और आपसे मैं ये आशा करता हूँ कि इस बार पूरा पर्यटन खोलें, चाहे RT-PCR रिपोर्ट मांगे, चाहे आप कोरोना की वैक्सीन लगाएं। अपराध, कोरोना और कुंभ मेले में सफल आयोजन जैसी 3 जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने वाली
पुलिस प्रशासन को आरएसएस के स्वयं सेवियों ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सहयोग दिया। आरएसएस स्वयं सेवियों ने यहां हरिद्वार जनपद में पुलिसकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यातायात व्यवस्था की कमान संभाली और जनपद के सभी तिराहे चौराहों पर आरएसएस के स्वयंसेवी पूरे मुस्तैद से यहां पर दिखे अपनी ड्यूटी देते हुए नजर आए। इस तरह से आरएसएस स्वयंसेवी पुलिस का सहयोग करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे थे, जहां पर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह भी ग्राउंड पर डटे हुए थे और पूरी तरह से उन्होंने जायजा लिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी ली है, देखिए। हो चुका है और पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। वजह यह है कि कुंभ के साथ साथ में कोरोना और क्राइम कंट्रोल भी उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवी पुलिस के साथ में सहयोग करने के लिए, खासतौर पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए फील्ड में उतार दिए हैं और हम मौजूद हैं लक्सर में। और ये जो स्टेट हाईवे है रुड़की से जो लक्सर को जोड़ता है, इसके बाद फिर हरिद्वार और दोनों तरफ यानी कि बिजनौर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार की तरफ जाता है, उन सब पर स्वयंसेवी संगठन जो स्वयंसेवी हैं वो काम कर रहे हैं। बात करेंगे किस तरह की जिम्मेदारी है और किस तरह निभा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मनीष भाई, आप स्वयंसेवक हैं, खासतौर पर अभी कितने लोग आपके लगाए हुए हैं? 15-16 लोग हैं अलग अलग पॉइंटों पर ना। और पुलिस के साथ में जिस तरह से आपको टिप्स दिए हैं वो लोगों को समझा पा रहे हैं आप, जैसे कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कि भाई किस तरह जाना है, जो एरो बनाए हुए हैं कि यदि कोई आदमी यानी अपने वाहन से इस तरफ से आ रहा तो आप बताएंगे हरिद्वार के जाने के लिए ये रास्ता है। अच्छा, और जो एसओपी तोड़ने की कोशिश करेगा उसे किस तरह से, मतलब किस तरह समझाएंगे आप? उसको प्यार से समझाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से, प्यार से। बाकी कानून अपना काम करेगा, पुलिस साथ में है। तो आप देख सकते हैं ये कुंभ मेला 2021 कुंभ नगरी ये बोर्ड लगा हुआ है और खासतौर पर ये पुलिस यानी कांस्टेबल भी यहाँ से मौजूद है जो कहीं ना कहीं इस पूरी टीम के साथ में इन्हें कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। आपका नाम क्या भाई साहब? नवभार सिंह, आप इनके साथ में सुबह से ड्यूटी पर हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स ये लोग दे रहे हैं? इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और पूरा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस के सहयोग करके पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो आपने सुना पुलिस भी संतुष्ट है इनके काम से और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? रोहित भाई, जिस तरह से आप लोगों को एक अलग से मीटिंग करके भी समझा रहा था कि खास तौर पर स्वयंसेवी जो हैं वो उसी तरह का व्यवहार रखेंगे पब्लिक के साथ में भी, ताकि हमारी व्यवस्था न बिगड़े और खासकर जो हमारे एसओपी जारी है की गई है गाइडलाइन वो भी समझाएं। तो ये सब आप कर पा रहे हैं? यातायात का जो कानून नियम पालन समझेंगे उसी को लेकर हम साथ में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक वालों को समझा रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मीना भाई, जिस तरह से धूप कड़ाके की है, पुलिसकर्मी खड़े हैं, आप ही तो आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है। परवीन, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? क्योंकि अभी आने वाले दिनों में मेले में जैसे भी यातायात व्यवस्था और ज़्यादा मतलब जो कठिन होगी आपके सामने कठिनाई आएगी। सहयोग करेंगे जी, पूरा सहयोग करेंगे यानी कि पूरे संकल्प के साथ में। तो आपने सुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नाम है अपने आप में, जो कहीं ना कहीं ऐसे आए दिनों यानी पहले कावड़ मेला अब कुंभ मेला, इसमें पूरी तरह पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिला करके एक तरह से ड्यूटी यानी कानून का हिस्सा बनकर ये वो सब काम निभा रहे हैं जो पुलिसकर्मियों को करना है। पुलिस भी इनके कार्य संतुष्ट है, ये भी हमने एक रिपोर्ट इसमें देखा है, आज जो जायजा लिया है। और ऐसा केवल लक्सर के एक तिराई चौराहे पर नहीं है, पूरे जनपद में करीब 6 दर्जन तिराई चौराहों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छी बात है, लोगों को कहीं ना कहीं इनका लाभ मिलेगा और लेना चाहिए। हम कहेंगे कि कुंभ मेले में जो सरकारी गाइडलाइन है वो सब फॉलो करें ताकि व्यवस्था बनी रहे और वो सुरक्षित रह सके। जसवीर सिंह, JK 24 न्यूज़ लक्सर। तो हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के एकड़ कला स्थित निर्मल पंचायती अखाड़ा से पेशवाई निकाली गई, जिसमें श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी को मेन पालकी में बिठाया गया और साथ में सांसद साक्षी महाराज भी वहां मौजूद रही, जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई और साथ ही ग्रामीणों ने भी जगह जगह सभी संतों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पेशवाई में हजारों की संख्या में संतों ने भाग लिया। पेशवाई में अनेक प्रकार की झांकियां, जिसमें हाथी, घोड़े, बैंड, डीजे और साथ ही साथ बग्गी भी शामिल रही। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की निर्मल संप्रदाय की मर्यादा अनुसार कल पेशवाई थी और आज धर्म ध्वजा जो है लहराई गई है, क्योंकि सभी अखाड़ों में धर्म ध्वजा पहले लहराई जाती है और पेशवाई बाद में होते हैं। किंतु निर्मल अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें पहले प्रवेश शाही होती है, पेशवाई भी जिसको बोल देते हैं, और उसके बाद झंडा जो है लहराया जाता है। आज का मतलब ये है कि जब हमारा निशान साहब ध्वजारोहण हो गया है
तो उसका संकेत रहता है, उसका जो फल ऐसे करता है ना, लहराता है, तो उसका संकेत होता है आइए सभी आइए। अब जो है जहाँ भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की सब व्यवस्था है। कोई भी यात्रु आए, कोई भी संत महापुरुष जो आएगा उसके लिए यहाँ खुला भंडारा चलेगा। और आज से जो है विधिवत जो हमारे कार्यक्रम है, जैसे आज हमारे एक महामंडलेश्वर जी का पट्टाभिषेक था, जिसमें बड़े बड़े सभी संत महापुरुष, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष भी आए हुए थे। जो श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल है वो गुरु ग्रंथ साहब को मानता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब ऐसा एक है ग्रंथ जो सब धर्मों को मान्यता देता है और उसमें सारे धर्मों के जो पूर्वज धार्मिक लोग हैं उनकी बानी दर्ज है। मुसलमान है जैसे बाबा फरीद की बानी है, सब भक्तों की बानी सब धर्मों को उपदेश देता है कि ग्रंथ साहब में लिखा है कि उपदेश 4 वर्णों को साझा है। तो नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी पुलिस ने नशे के कारोबार और सेवन करने वाले 40 लोगों को धर दबोचा है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। ऑपरेशन ब्रजपात के तहत पुलिस की अलग अलग 6 टीमों ने नशेड़ियों और नशे के सौदागरों को चिन्हित कर उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस ने नशे का सेवन करने वालों की काउंसलिंग और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल न होने की उन्हें हिदायत देते हुए उनके परिजनों के हवाले उन्हें कर दिया। और सीओ प्रबोध साह ने बताया कि पुलिस को पूछताछ में ये पता चला कि लगभग 1 दर्जन स्मैक सप्लायर जो हैं वो बरेली, बहेड़ी और रामपुर के रहने वाले हैं, जो वहां स्मैक की सप्लाई करते हैं। अब पुलिस जल्द ही उनके खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई करेगी। पिछले दिनों जो स्मैक को लेकर बड़ी सूचनाएं प्राप्त हुई, नैनीताल पुलिस ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और वर्तमान में हम स्मैक के कारोबार के विरुद्ध ऑपरेशन वज्रपात चलाए हुए हैं। इसके तहत एक एक नशे को पीने वाले को, नशे के कारोबार को करने वाले को चिन्हित किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि इस नशे का समूल नाश होगा। पिछले हफ्ते हमने 20 लोगों को इस क्रम में नशा करने वालों को चिन्हित कर काउंसलिंग के लिए लाए थे और आज सुबह सुबह पुलिस की 6 टीमों द्वारा 40 लोगों को जो कि नशे की गिरफ्त में है उन्हें लाकर, समझाकर और उनके मुचलके भर के कार्रवाई की गई है। ये तस्करी करते हैं और साथ ही करीब 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बहेड़ी, बरेली, रामपुर आदि स्थानों से हल्द्वानी में सप्लाई करने की जिनकी पुष्टि हुई है। इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। पिछले 1 सप्ताह में 7 से अधिक मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। 1 बड़ा वाहन सीज किया है, 2 छोटे वाहन सीज किए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में हर्षोल्लास के साथ कुबेर प्रांगण में रामलीला का आयोजन हो रहा है। रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर का भव्य आयोजन किया गया। श्री रामचंद्र द्वारा धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह के दृश्यों के साथ साथ परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद को देखकर दर्शक यहाँ भाव विभोर हो गए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।